हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 28 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। देन हाल ही में चर्चा में रहा इंडिया यूरोपीय यूनियन रिलेशंस के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। देन भारत पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट जो है ये स्थापित कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू विच ऑफ दीज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसके तहत आयातकों को निम्नलिखित में से किस चीज की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शंस हैं पे कस्टम्स ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्ट्स, सेकंड परचेज कार्बन सर्टिफिकेट्स इक्विवेलेंट टू एम्बेडेड इमिशंस, थर्ड फॉलो यूरोपियन यूनियन लेबर स्टैंडर्ड्स या फिर शिफ्ट प्रोडक्शन टू ईयू कंट्रीज। आपको बताना है ये जो CBAM है इसके तहत जो आयातक होते हैं, जो इंपोर्टर्स होते हैं, उनको किस चीज की आवश्यकता होती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इंपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज कार्बन सर्टिफिकेट्स इक्विवेलेंट टू एम्बेडेड इमिशंस। आप देख सकते हैं CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिक्वायर्स importers into the European Union to address the carbon emission embedded in certain imported goods. So importers must purchase carbon certificates that correspond to the embedded emissions in the imported product. And the price of carbon certificates is aligned with the European Union emissions trading system carbon price, ensuring equal treatment of European Union and non-European Union producers. So it does not require importers to pay custom duty on all imports, follow EU labor standards or shift production to EU countries. So आप ध्यान रखेंगे ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2023 में। सो ये जो CBAM है इट इज पार्ट ऑफ द फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज which is the European Union's plan to reduce greenhouse gas emission by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels in line with the European climate law. सो आप ध्यान रखेंगे ये एक तरीके का पॉलिसी टूल है जिसका उद्देश्य है रिड्यूस करना कार्बन इमिशन बाय इंश्योरिंग दैट imported goods are subject to the same carbon cost as product produced within the European Union. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding India-European Union relations and ongoing free trade agreement negotiations. So यहाँ पर जो भारत और यूरोपीय संघ संबंधों और उसके बीच चल रही जो मुक्त व्यापार समझौता वार्ता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंडिया European Union FTA aims to reduce India's economic reliance on China, Russia, and United States. And second, the 16th India EU Summit coincides with the Republic Day celebration of India in 2026. And third, the formal signing of the FTA depends solely on the conclusion of negotiations between India and European Union. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंडिया और यूरोपीय यूनियन का जो FTA से संबंधित
नेगोशिएशन है या जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन का रिलेशन है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं। सो यूरोपीय यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव Kaza Kallas stated that India European Union FTA provides India a chance to reduce dependence on China, Russia, and United States. So the European Union leader and chief guest of the India's Republic Day 2026 and the 16th India EU summit is scheduled the next day. So FTA signing also internal approval requires and ratification in both India and EU member states, so it does not happen automatically after negotiation. So as democracies, India and European Union face increasing pressure from authoritarian regimes, making their cooperation crucial. And the European Union India partnership is key to addressing the need of people across Europe and the Indian subcontinent. So both India and European Union emphasize democracy, multilateralism and prosperity. इंडिया की बात करें तो इंडिया provides the European Union access to a growing market and acts as a strategic partner in the Indo-Pacific, while European Union contributes investments, technology, and market access supporting India's economic growth. So sectors like green technology, textiles, and electronics offer opportunities for European Union investment and collaboration. यूरोपीय यूनियन की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया 1951 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय 6 कंट्रीज। और ये 6 कंट्रीज हैं बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स। और वर्तमान समय में यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Engineering Export Promotion Council of India is sponsored by which ministry? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। आपको बताना है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ये किस मंत्रालय के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये इट्स स्पॉन्सर्ड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया डिमांडेड लोअर इनकम टैक्स फॉर नॉन corporate manufacturing, micro, small, and medium enterprises, and faster goods and services tax refunds in the union budget, जिसकी वजह से ये जो काउंसिल है ये काफी चर्चा में रही है। So EEPC is India's premier trade and investment promotion body for India's engineering sector. And it is sponsored by the Ministry of Commerce and Industry and advises the government of India. So it acts as an interface between the engineering industry and the government. So इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सेटअप किया गया 1955 में and it has now a membership base of over 13,000, out of whom 60% are small and medium enterprises. So in India, it facilitates sourcing and also encourage MSMEs to raise their standards at par with international best practices. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Where was the foundation stone of India's first integrated private satellite plan laid? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र है उसकी आधारशिला हाल ही में कहां पर रखी गई? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलुरु इन कर्नाटका, हैदराबाद इन तेलंगाना, सानंद इन गुजरात या फिर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंडिया का पहला जो इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट है उसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया वो रखा गया सानंद गुजरात में। आप देख सकते हैं द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट was laid at Khuraj in Sanand, Gujarat, marking a milestone in India's private space manufacturing sector. So the facility is the electro-optical payload factory of Agista Space, also known as Palmnaro plant. And the plant will focus on indigenous manufacturing of satellites and advanced optical payloads by the private sector. So this project is expected to boost India's aerospace manufacturing ecosystem and create high-skilled technical employment. So this project involves Memorandum of Understanding worth over 500 crore with the government of Gujarat, reflecting a strong public-private partnership. So the plant's aim is to indigenize electro-optical payloads and also reduce import dependence and strengthen domestic space supply chains. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा जो भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट है उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वो रखा गया है गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of the United Nations Framework Convention on Climate Change? So यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है इससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि UNFCCC से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है The UNFCCC was adopted in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro. And second, it aims to stabilize greenhouse gas concentrations at a level that prevents dangerous anthropogenic interference with the climate system. And third, the UNFCCC sets legally binding emission reduction targets for all countries. अब आपको बताना है कि UNFCCC से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज UNFCCC इज इटसेल्फ अ फ्रेमवर्क कन्वेंशन नॉट अ टारगेट सेटिंग बॉडी। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So the UNFCCC was formally adopted in 1992 and it was adopted during the United Nations Conference on Environment and Development. So this conference is commonly known as Earth Summit and this summit was held in Rio de Janeiro of Brazil. The core objective of the UNFCCC is clearly defined in Article 2. So it focuses on stabilizing greenhouse gas concentrations and the stabilization must be at level that avoids dangerous climate change. So the phrase anthropogenic interference refers to human-induced activities.
And this objective guides all later climate agreements like Kyoto Protocol and Paris Agreement. So this UNFCCC itself is a framework convention. It is not a target setting treaty. So it follows the principle of common but differentiated responsibilities. Developed and developing countries are treated differently under the convention. So legally binding targets were introduced later under the Kyoto Protocol, not UNFCCC. The Paris Agreement uses nationally determined contributions, not uniform binding targets. So आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो UNFCCC है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको अडॉप्ट किया गया 1992 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो हाल ही में ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टर्म है, ये काफी चर्चा में रहा है। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, CBDC is a digital form of legal tender issued by a country's central bank and it is direct liability of the central bank. Second, retail CBDC is primarily meant for interbank settlements and large value financial transactions between banks. And third, CBDC can help in reducing cash handling costs, improving payment efficiency, and promoting financial inclusion. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड, जबकि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। So second statement incorrect है because CBDC is designed for public use like individuals and businesses, so it supports day-to-day transactions, not financial transactions between banks. आप देख सकते हैं। So CBDC is issued only by the central bank, unlike cryptocurrencies issued privately, and it is a digital version of sovereign currency, just like physical cash. So being legal tender, it must be accepted for payments within the country, and it appears as a direct liability on the central bank's balance sheet, so it carries no credit risk unlike bank deposits. Retail CBDC is designed for public use and it supports day-to-day transactions like payments and transfers. So interbank settlements are handled by wholesale CBDC, not retail CBDC. And large value transactions between banks occur in financial market infrastructure systems. So this digital currency reduces printing, storage, and transportation cost of cash, enables faster and cheaper payments, including cross-border transactions. So it enhances payment system efficiency and transparency and can reach unbanked and underbanked population through digital wallets. So it supports financial inclusion with lower transaction barriers. सो ये हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज आरबीआई ने रेकमेंड किया है प्लेसिंग अ प्रपोजल टू लिंक ब्रिक्स कंट्रीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ऑन द एजेंडा फॉर द 2026 ब्रिक्स समिट। अब ध्यान रखेंगे 2026 का जो ब्रिक्स समिट है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। सो ये जो CBDC है ये एक तरीके का डिजिटल फॉर्म है of countries' fiat currency issued and backed directly by its central bank.
इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है टू मॉडर्नाइज पेमेंट सिस्टम अमिड द राइज ऑफ प्राइवेट डिजिटल करेंसीज एंड डिक्लाइनिंग कैश, फोकसिंग ऑन इफिशिएंट एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम्स। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।